नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम यानी विधानसभा चुनाव पर हमारी ये विशेष पेशकश आप लोगों के सामने है। हम दरअसल एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन विधानसभा के चुनाव का जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर उसका एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को कई भागों में बांट के हर भाग में जाएंगे और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 2012 में चुनाव जो नतीजे थे किस तरीके से, 2017 में किस तरीके के नतीजे थे, उसके पहले वहां किस तरीके के नतीजे थे और खास बातें क्या है इस चुनाव की, ये एरिया हम क्यों खास तौर पर चुन रहे हैं, उसकी खास यूनिक चीजें क्या, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और उसके आधार पर अपने दर्शकों के सामने एक पर्सपेक्टिव पेश करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको चुनाव की जो बारीकियां हैं, चुनाव के जो बहुत महीन पॉइंट्स हैं, उनको समझने में उनको दिक्कत ना आए और वो एक अपने आधार पर एक आकलन कर सके। तो आज हम ये शुरू करेंगे और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल लेंगे कार्तिकेय बत्रा। कार्तिकेय बत्रा को आप लगातार हमारे कार्यक्रम में देखते रहे, जिससे उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। वो बड़े मशहूर आजकल हो गए हैं, बहुत ज्यादा मशहूर हैं, लोग उनको बहुत पहचानते हैं। तो कार्तिकेय वैसे तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है, लेकिन फिलहाल हम उनसे हर हफ्ते बातचीत करेंगे। आज हम दरअसल फोकस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पर और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसके ऊपर। पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश खासतौर पर खबरों में है और इसको लेके काफी अटकलें भी लगाई जा रही हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश पर ही हम फोकस करते हैं। तो जैसा आप सब लोगों को मालूम है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से 25 जिले आते हैं और 130 विधानसभा की सीटें हैं। कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका है, इसकी खास बात क्या है और क्यों इस पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत फोकस करना चाहिए। जी, थैंक यू सर। जैसे कि आपने कहा, अभी देखिए ये पश्चिम उत्तर प्रदेश हम अपने हिसाब से कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, तो हम इसमें 25 जिले ले रहे हैं। एक्सटेंट समझा दूं मैं आपके दर्शकों को कि सहारनपुर से अगर आप चलें तो हम वहां से शुरू होकर फिर ईस्ट में शाहजहांपुर नॉर्थ में और मैनपुरी, वो पूरा जो बेल्ट है आपका आगरा, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, हापुड़, कासगंज, हाथरस, पीलीभीत तक, ये पूरा स्ट्रेच हम ले रहे हैं, इसलिए ये 25 जिले हैं। अब अगर आप इसकी कैटेगराइजेशन अलग से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट हम अपने एनालिसिस के लिए इसको ऐसे कर रहे हैं और बाकी भागों में हम 3 और हिस्से अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर भी बात करेंगे। तो पहली बात तो ये, इसमें 130 सीटें हैं सर, 403 सीटें कुल हैं उत्तर प्रदेश में, तो 130 सीटें यानी कि लगभग 1/3 से भी ज्यादा सीटें, जो या लगभग 1/3 सीटें मान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की, इस इलाके में हमारे एनालिसिस में आ रही हैं। अब इसकी खास बातें जो आपने मुझसे पूछी, काफी इंटरेस्टिंग इसकी कुछ खास बातें हैं सर की। पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश के सबसे जो मतलब प्रॉस्पेरस एरिया जिनको हम बोलते हैं, जो सबसे मतलब सामाजिक और आर्थिक इंडिकेटर्स पर सबसे आगे एरियाज में से एक, चारों में से सबसे आगे माना जाएगा। नासा कभी कभी एक स्टडी करता है जिसमें वो रात में देखता है कि किस इलाके में कितनी लाइटें जल रही हैं, सैटेलाइट से कैप्चर करता है। तो अगर आप वो मैप बनाएंगे उत्तर प्रदेश का, सबसे ज्यादा लाइटें रात को पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको दिखेंगी। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण जो हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो भी रहा है। ये किसान बेल्ट है। यहाँ पर आप यहाँ पे जो राजधानी से एक प्रॉक्सिमिटी है उसका भी फायदा होता है। तो ये तो इसका एक सिरा हो गया। अब अगर हम डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करें तो इस इलाके में अगर हम चारों इलाके कंपेयर करें, सबसे ज्यादा मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, तकरीबन 27%। और अगर आप ये नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप जाएंगे, अगर आप मुरादाबाद चले जाएं, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर, यहाँ पे तो रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो जो है वो उनका इसका एवरेज जो हाई है वो इन 5-7 जिलों की वजह से है। जो SC/ST पॉपुलेशन है वो यहाँ पर चारों इलाकों में सबसे कम मानी जाएगी। जो हम 4 इलाके देखेंगे उसमें सबसे कम मानी जाएगी। जब मैं कम कह रहा हूं तो माने 18% एवरेज पॉपुलेशन आप लगा के चले कि SC/ST की है। SCs में सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो संख्या के हिसाब से वो जाटव समाज माना जाएगा। उसके बाद वाल्मीकि और धोबी मैक्सिमम जिलों में। कुछ एक आध जिले हैं पीलीभीत जैसे जहां पर पासी भी काफी अच्छी संख्या में है, लेकिन ओवरऑल जो SC/ST का पॉपुलेशन है वो केवल 18% ही है। और 27% आपको मैंने कहा कि मुस्लिम है, तो बाकी बच जाते हैं OBC और फॉरवर्ड कास्ट। अब जब हम आगे चर्चा करेंगे तो मैं आपको ये इसीलिए समझा पाऊंगा। आपने खैर पूछ ही लिया कि भाजपा के लिए क्यों जरूरी है, तो अगर आपको याद होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अलायंस बना था मजगर, इसमें मुस्लिम, अहीर माने यादव, जाट, गुर्जर और राजपूत, चौधरी चरण सिंह साहब के जमाने से ये चला आ रहा था। तो आप इसके इसी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से समझ सकते हैं
कि कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में, इस इलाके में जाटों की संख्या जो है वो तकरीबन 15% पहुंच जाती है। तो एक तरफ जाट 15% और एक तरफ मुस्लिम 27%। तो आप समझ सकते हैं कि जो पोलराइजेशन जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच में क्रिएट हुई 2013 में, उसकी वजह से भाजपा को क्यों फायदा हुआ होगा। ये आंकड़े अब हमको साफ साफ प्रत्यक्ष तौर पे बता रहे हैं कि वो जो अरिथमेटिक थी उस पूरे प्रोसेस के पीछे में, वो एकदम साफ है कि आप वो 42% का जो गठजोड़ है, खैर वो पूरा तो कभी किसी को पार्टी नहीं मिलता, लेकिन अगर आप उसके 2 धड़ कर दें और 1 धड़ को अपनी तरफ कर देंगे तो आपको राजनीतिक फायदा होगा ही। और वही कहीं ना कहीं हमने देखा 12 में, 14 में, 17 में और शायद 19 में। ये वो इलाका है जो दरअसल जाट मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, और इस इलाके के बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब 1992 में दंगे हुए तब भी इस इलाके में दंगे नहीं हुए थे, मुजफ्फरनगर में दंगे नहीं हुए थे, लेकिन 2013 में दंगे हुए, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जाट और मुस्लिम के बीच में जो एकता हुई टूटी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो कितना बड़ा रोल इस इलाके में प्ले कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जाट और मुसलमान एकता इस बार पहले से ज्यादा मजबूत होगी, तो कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश की जाएगी। तो मैंने आपको समझाया, आपको मैंने आंकड़े जब दिए तो मैंने कहा अगर आप मोटा मोटा मान के चलें कि जाट 10 से 15% और मुसलमान 27% के आसपास, तो ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसके ऊपर आप कोर वोट बैंक जोड़ दीजिए, मान लीजिए अगर आप जो यादव वोट बैंक है एसपी का जोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही फॉर्मिडेबल अलायंस बन जाता है एसपी जैसी पार्टी के लिए। या अगर बीएसपी भी इनको अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है, जो 2007 में हुई थी, तो वो दलित वोट, कोर वोट प्लस जो ये मुस्लिम वोट है प्लस जो जाट वोट है, वो बहुत फॉर्मिडेबल बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें फूट डालने में फायदा है, कोई अगर तीसरा प्लेयर आना चाहे इसमें तो वो तो है। लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले 1-1.25 साल में किसान आंदोलन की वजह से जो हम देख रहे हैं कि जो एक किसान की आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं ये जाट और मुस्लिम आइडेंटिटी को ओवरकम करके उसने इनको बांधने का काम किया है। और अगर ये बंध जाते हैं, और जो आरएलडी कोशिश कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जो समाजवादी पार्टी भी कर रही है, और मैं ये भी मानता हूं कि हम बसपा को कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। बसपा अंदर खाने क्या कर रही है, ये आखिर में आके क्या करती है, हम नहीं समझ पाएंगे। तो वो भी अगर कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी, अब जब हम आंकड़े पढ़ेंगे, अब आप जब मुझसे पूछेंगे, तो हम देखेंगे कि बीजेपी ने तकरीबन स्वीप किया है ये इलाका 14 में, 17 में और 19 में जी। तो बीजेपी के लिए ये बहुत अहम इलाका है। और कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन की कोशिश अगर होगी, तो उसके पीछे का जो गणित है वो मैंने अभी आपको कहीं ना कहीं बता ही दिया है। कार्तिकेय, 2017 के चुनाव को अगर हम देखें तो बड़े लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर यहां सरकार बनाने में कामयाब हुई और 300 से ज्यादा सीटें मिली, जो अनप्रेसिडेंटेड था। बिल्कुल। तो ये जो 2017 का चुनाव था, वो जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें कैसे मिली। इस इलाके में भी उनको जो है वो 130 में से 104 सीटें मिल गई। बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पश्चिम उत्तर प्रदेश उस लिहाज से। हमारे दर्शकों को जरा आंकड़ों के माध्यम से बताइए कि 2017 में सारी राजनीतिक पार्टियों की स्थिति क्या थी, कैसे चुनाव लड़े और कैसे जीते। तो आशुतोष सर, ये जो ट्रेंड बताऊंगा, पहले मैं उस समय के गणित बता देता हूं कि 2017 में, जैसा कि आपने सही कहा, 130 सीटों में भाजपा 104 सीटें लेकर आती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो उस समय अलायंस में लड़ रहे थे, वो 22 सीटें लेकर आते हैं, जिसमें से कांग्रेस की 2 और सपा की 20। आरएलडी केवल 1 सीट लेकर आती है, क्योंकि वो अलायंस में नहीं होती किसी के साथ, और बहुजन समाजवादी पार्टी 3 सीटें लेकर आती है, और अन्य के खाते में जाते हैं 0। अब इसका वोट परसेंटेज देखते हैं और ये कहानी साफ हो जाएगी। 42.5% भाजपा या एनडीए, इसमें खैर भाजपा ही था इस इलाके में, 28% समाजवादी प्लस कांग्रेस, 4% आरएलडी, 21% बसपा और अन्य के खाते में 4% जी। अब अगर हम ये ट्रेंड देखें, तो मैं जब पिछले कुछ चुनाव देखता हूं तो मुझे 2-3 चीजें नजर आती हैं, और हम शायद जब ये 12 की बात करेंगे तब भी मैं आपको समझा पाऊंगा ठीक से, कि भाजपा का जो राइज है इस इलाके में, उसके साथ साथ 2-3 पार्टियों का पतन हुआ है, 4 खेमों का पतन हुआ है, ये कह सकता हूं। क्या ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि बसपा जो 2007 में इस इलाके में 30% वोट लेकर आई थी, वो 17 तक आते आते 21% पर आ जाती है। और हम ये जानते हैं पोस्ट पोल सर्वे से कि भाजपा ने बसपा का नॉन जाटव दलित वोट बहुत खींचा है।
तो एक कहानी कहीं वहां छुपी है। कांग्रेस और आरएलडी का वोट शेयर भी कम होता है। देखिए बात यह कि क्योंकि ये लोग पार्टीज आपस में इतने क्रॉस कनेक्शन करके अलायंस करते हैं, इसलिए कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस, आरएलडी और सपा जो एक समय पर अपने बीच में मिलाकर 35 से 42% वोट शेयर ला रहे थे, वो 2017 में आके 32% पे रह जाते हैं। और इसमें मेरी गणित ये कह रही है कि हालांकि समाजवादी पार्टी का कोर वोट कहीं ना कहीं बना रहता है, कांग्रेस और आरएलडी को ज्यादा नुकसान हुआ है बीजेपी के राइज में। तो बीजेपी का राइज जो हुआ है वो बसपा का पतन, कांग्रेस का पतन और आरएलडी का पतन, ज्यादा बसपा का, कांग्रेस आरएलडी का कम, क्योंकि उनका वोट शेयर वैसे भी कम था। और एक बहुत अहम बात आशुतोष सर, अन्य के खाते में 2007 में 16% वोट था, 12 में 14% वोट था, वो आके 17 में 4% रह जाता है। तो कहीं ना कहीं जो फ्लोटिंग वोटर है, जो ढूंढ रहा था कि मैं किस पार्टी के पास जाऊं, जो इंडिपेंडेंट्स को वोट दे रहा था, जो छोटी छोटी नई पार्टी को एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो भाजपा की तरफ भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हुआ। ये सब मिलाकर 42.5% अगर आप किसी एक इलाके में ले आते हैं और जहां पर एक 3 या 4 वे फाइट है, तो ये तो रिजल्ट बिल्कुल वाजिब है 130 में से 104। बट जो आपने बताया कि बीजेपी को 42.5%, लेकिन 2012 का चुनाव अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में सिर्फ 17% वोट मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फिनोमिनल इंक्रीज है, यानी मोर देन 100%, बल्कि मैं कहूं कि मोर देन 140% का इंक्रीज है, इसके पीछे का कारण क्या समझ में आता है इस इलाके में? अच्छा सर, 2012 का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग था, और अभी जब हम उसके बारे में बात करेंगे कि देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2012 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर इस इलाके में होता है 25.5%, और समाजवादी पार्टी इस एरिया को अच्छे से विन करती है 55 सीटों के साथ। हालांकि बसपा भी ठीक ठाक करती है, 37 सीटें लाती है। और समाजवादी पार्टी का इस इलाके में वोट शेयर 2007 में होता है लगभग 23%, और वो केवल 28 सीटें लाती। तो 2% के वोट शेयर से 27% का जंप आता है 7 और 12 के बीच। इसका कारण जो मुझे साफ साफ नजर आता है वो ये है कि 7 और 12 में ये फर्क था कि 12 में कांग्रेस एक रेलेवेंट प्लेयर बन गई थी, क्योंकि राहुल गांधी एक्टिव एफर्ट दिखा रहे थे यूपी में, और उनका आरएलडी से गठबंधन हो गया था। तो एटलीस्ट वेस्टर्न यूपी में एक बहुत अच्छी 4 वे फाइट थी। तो वोट स्प्लिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी अच्छा कर पाती है। अब 17 तक आते आते कहीं ना कहीं बीएसपी सीन से इतनी स्ट्रांगली नहीं दिखती, कांग्रेस इतनी स्ट्रांग नहीं दिखती, आरएलडी, अब सिर्फ एसपी और बीजेपी के बीच में फाइट रह जाती है। और वही मैं कह रहा हूं कि एसपी अभी भी अपना वोट कहीं ना कहीं रख पाती है, मेंटेन कर पाती है। लेकिन जो भी इररेलेवेंट हुई हैं पार्टीज, आप आरएलडी ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, इररेलेवेंट नहीं, कम रेलेवेंस जिनका हुआ है, जिनकी पॉपुलैरिटी कम होती है, आरएलडी ले लीजिए, बसपा, और जो अन्य का खाता मैंने आपको बताया, वो सारा वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को ट्रांसफर हो जाता है। 42% जो वो आते हैं, क्योंकि 42 बसपा का अभी भी 21% वोट है, लेकिन 2007 का जो 29% के आंकड़े से ये 8 परसेंटेज पॉइंट का डिप है। इवन 12 के 26% से ये 5 परसेंटेज पॉइंट का डिप है। तो बसपा भी लूज कर रही है, आरएलडी भी लूज कर रही है, और आरएलडी लूज कर रही है क्योंकि जो जाट वोट है वो बहुत काफी हद तक ट्रांसफर होता है बीजेपी को। तो साफ साफ कारण हमें नजर आ रहे हैं। कांग्रेस क्योंकि सपा से अलायंस कर लेती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छिप जाती है उसकी विफलताएं अपनी, लेकिन वो भी लूज करती है और बीजेपी गेन करती है इन तीनों चारों खातों की वजह से। तो आपकी सपा कंसिस्टेंट है मेरे अनुसार। आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी का वोट 2012-2017 में उतना लूज नहीं होता, लेकिन जो बीजेपी की जो फिनोमिनल जो इंक्रीज है उसके वोट शेयर में, वो एक तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहा है, आरएलडी की तरफ से आ रहा है, और फिर बसपा की तरफ से आ रहा है, और जो अन्य पार्टियां हैं, अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां थी, वहां से आ रहा है। ये मेन आशुतोष सर बीएसपी और अन्य से आ रहा है। और आरएलडी और कांग्रेस का क्योंकि था ही कम टू बिगिन विद, उनके पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस थे, वहां से भी आ रहा है, लेकिन मेन बसपा और अन्य से आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, जो ये जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी कि 2022 में ये इक्वेशन क्या ऐसे ही बने रहने की संभावना नजर आ रही है, या इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना दिखाई पड़ रही है? अच्छा सर, वेस्टर्न यूपी बस केवल मुझे वो एक इलाका अभी दिख रहा है, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन कम हो, जहां पर एक विजिबल चर्निंग दिख रही है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण किसान आंदोलन।
कि किसान आंदोलन के किसानी पर कुछ फायदा हो या ना हो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन एक जो सामाजिक यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था, जो जाट मुस्लिम के बीच में, ऐसा लग रहा है कि वो कॉम्बिनेशन अब वापस कहीं ना कहीं जुड़ेगा, अगर कुछ ऐसा ना हो अगले 3-4 महीने में जिससे ये पूरी थीसिस टूट जाए। और इसी वजह से आरएलडी पिक्चर में वापस आ रही है। आरएलडी इस समय कांग्रेस को भी चाहिए, आरएलडी सपा को भी चाहिए, और सपा को तो खैर आरएलडी का साथ अब मिल गया है। उसका कारण यही है कि उनको वो एक ओपनिंग दिख रही है कि फार्मर जाट पॉलिटिक्स एक कहीं ना कहीं फिर से जागरूक हो गई है, उठ गई है कहीं ना कहीं, तो वो वोट वहां से आएगा। तो मुझे इस एरिया में चर्निंग दिख रही है, और शायद इसीलिए भाजपा भी इसको लेकर कंसर्न्ड होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाजपा के पास इतनी बड़ी लीड थी 2017 में कि अगर वो यहाँ पर कुछ सीटें हार भी जाते हैं, 104 में से वो कुछ सीटें अगर हार भी जाते हैं, तो शायद तब भी उनके लिए इतने खतरे की घंटी ना हो, जब तक कि अन्य इलाकों में भी जो विपक्ष है वो कुछ ऐसा असर ना दिखा पाए। बट कार्तिकेय, ये थियोरी मुझे समझ में नहीं आती, कितनी सीटें हैं कि अगर कुछ हार भी जाए, क्योंकि फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में तमिलनाडु में चुनाव होता है तो एक बार में एआईएडीएमके पूरी तरीके से साफ हो जाती, जीरो हो जाती है, और दूसरे बार वो जो है वो सरकार बना लेती है। तो ये जो बार बार लोग कहते हैं कि इतनी सीटें अगर कुछ हार भी जाए तो भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में 2% के वोट से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो इस आशंका से कैसे भारतीय जनता पार्टी निपट पाएगी? क्या वो बहुत आश्वस्त होगी हमारे पास इतनी सीटें थी, चलिए कुछ हार भी जाएंगे तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला? नहीं, मुझे नहीं लगता वो आश्वस्त होंगे, और मैं आपकी जो थीसिस है मैं उसको जरा थोड़ा सा और समझा दूं। हम एक रीजनल एनालिसिस कर रहे हैं, हम एक रीजनल बात कर रहे हैं कि इस 130 में से, इस 103-4 में से मैंने साथ में कहा कि अगर साथ में वो पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड में वो लीड बना के रख पाते हैं तो, कंडीशनल स्टेटमेंट है ये मैं क्वालिफाई कर रहा हूं अपना स्टेटमेंट। तो अगर 312 में से 50-60 सीटें आप लूज भी कर लेते तो आप मेजोरिटी में आ जाएंगे। ये एक रीजनल एनालिसिस है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है जो आश्वस्त होगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुझे ये भी समझ में आता है कि विपक्ष इस समय वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक मान रहा होगा, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। और वहां पर उन्होंने, आरएलडी ने खासकर जो मैं सुन रहा हूं, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी ने कहीं ना कहीं जाकर वहां पर अपना एक, बसपा ने भी वहां पर, चंद्रशेखर रावण जो है वो भी, सब ने जाकर अपना एक इम्पैक्ट बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वहां पर एक ओपनिंग नजर में आ रही है। कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी देने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी भी चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है, और जो उम्मीद की जा रही है वो ये कि दिसंबर के अंत में या जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो अभी भी तकरीबन हम कह सकते हैं कि 3 महीने का वक्त है, 2.5 से 3 महीने का वक्त है। राजनीतिक समीकरण कब, कैसे और किस तरीके से बदल जाएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि इस कोशिश के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत नजदीक से क्षेत्रवार देखना चाहते हैं, उनको कम से कम एक मोटी मोटी समझ चीजें आ जाएं कि क्या कुछ इस क्षेत्र के अंदर है, कौन सी पार्टी मजबूत है, किसका वोट शेयर घट रहा है। तो ये जानने की कोशिश हमने की है। कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात इसी मसले पर। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।